हाय गाइस, देखिए आज हम आप लोगों को जो है क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देखिए उसमें जो लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन जो आपका है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या है, आप लोग इसको ठोस के बारे में कुछ तो पढ़े ही होंगे, ठोस अवस्था के बारे में कुछ जनरल चीज़ें पढ़े ही हैं। उस जनरल चीज़ों को जो पढ़े हैं सेम पहले शुरुआत उसी से होगी, क्योंकि ठोस है, ठोस की परिभाषा, ठोस के जो समान लक्षण होते हैं, फिर ठोस के प्रकार कौन कौन से हैं, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। इसकी संरचना कैसी होती है और ये जो है रिएक्ट कैसे होते हैं, टोटल इसी सब चीज़ों के बारे में इसमें देखना है। तो इसमें देखिए ठोस, पहले आपको ये ठोस अवस्था, पहले आपको क्या देखना है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या देखेंगे, ठोस अवस्था में अगर देखेंगे तो ठोस अवस्था में पहली पॉइंट होती है द्रव्य। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम पहले द्रव्य से देखें, द्रव्य से ही आपके जो द्रव्य के ही भाग होते हैं, ठोस द्रव गैस, ये द्रव्य के ही भाग होती है। तो द्रव्य, पहले द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या मतलब होता है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, भार होता है और जो स्थान को घेरती हैं। मतलब जो स्थान घेर रही हैं, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वही आपकी क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। अब द्रव्य है, अब द्रव्य की जो प्रकार होती हैं, सिंपल सा बताएं, द्रव्य के जो तीन ही प्रकार का पढ़े हैं आप लोगों का होता ही है। तो जो द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं, पहला आपका है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का क्या होता है, ठोस अवस्था में देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों होता है, मान लीजिए कोई पात्र लिए, कोई बर्तन लिए, हम उस बर्तन में क्या कर रहे हैं, हम उस द्रव्य को भर रहे हैं, उस द्रव को भर रहे हैं। हम द्रव को जब भरते हैं तो क्या करते हैं, वो द्रव क्या होता है, उसकी उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसी बर्तन की आकृति होती है, संरचना होती है, सेम वही उसकी आकृति और संरचना हो जाती है। अब गैस का क्या होता है, गैस का ना ही देखेंगे आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका ना ही आकार निश्चित होगा ना ही आयतन निश्चित होगा, दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। क्यों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर तक होते हैं, हम इसको वजन भी नहीं कर सकते हैं, इसके कण बहुत तेजी से गति करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसीलिए ना इसके हम आयतन को निकाल पाते हैं, ना ही इसके जो है आकार को बता पाते हैं कि ये किस आकार का है और कितना इसका आयतन है। तो सामान्य लक्षण, अब क्या बताएंगे, ठोस के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होते हैं, देख लीजिए। सामान्य लक्षण में अगर देखेंगे तो पहला जो लक्षण आप लोगों को बताया गया है, जो परिभाषा होती है, सेम वही आपका पहला लक्षण है। क्योंकि परिभाषा क्या होती है, आयतन, आकार और आकृति क्या होती है, इसकी निश्चित होती है। तो पहला लक्षण बताया गया है कि आकार, आयतन तथा आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा देख लीजिए क्या है, द्रव और गैसों की तुलना में, मतलब द्रव और गैस की तुलना में प्रबल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतराणुविक बल जो होते हैं, अंतराणुविक बल जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अब देखिए अंतराणुविक बल मतलब दो कणों की जो उसके कण होते हैं, इनके मध्य जो ये बल होता है, ये क्या होता है, प्रबल होता है। क्योंकि क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। एक दूसरे को जब एक क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होकर सटे होते हैं। इनके जो वो कणों के मध्य जो अंतराणुविक अवकाश होता है, जो स्थान होता है, ये बहुत कम होता है। लेकिन जो ये स्थान दो पाए जाते हैं दो कणों के बीच, ये जो स्थान खाली होता है ये बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अंतराणुविक बल जो होता है बहुत अधिक होता है, इसीलिए जो ये स्थान, जो अंतराणुविक अवकाश जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट जो है आपका है अवयवी कण जालक बिंदुओं पर ही निश्चित होते हैं। देखिएगा सिंपल सा है, अवयवी कण जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। मतलब जो जालक बिंदु होते हैं उसी पर ही स्थित होते हैं। जैसे अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं। अवयवी कण को हम परमाणु अणु या आयन कहते हैं। जितने भी अवयवी कण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परमाणु अणु और आयन होते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे NaCl की जालक अवस्था देखिएगा, सोडियम क्लोराइड की जालक अवस्था बता दे रहे हैं, क्या NaCl ले रहे हैं। NaCl की जो जालक अवस्था बनाएंगे, ठोस में बनाएंगे तो क्या होगा,
यहाँ अगर हमारा NaCl प्लस है तो यहाँ Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, कि जालक अवस्था जब भी होगी इसकी इस तरह होगी। जब भी जालक अवस्था का अगर देखेंगे तो इसकी जो जालक अवस्था होती है इस तरह से एक क्या होती है, अटैच होती है। मतलब एक क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बंधे होते हैं। सिंपल से इतना समझ लीजिए कि एक क्लोरीन 4 सोडियम से क्या होता है, बंधा होता है, और एक सोडियम 4 क्लोरीन से बंधा होता है। देख लीजिए इसी एक सोडियम है, कितने क्लोरीन से बंधा है, 4, 1 2 3 4 क्लोरीन से सोडियम बंधा हुआ है, और एक सोडियम जो है 4 क्लोरीन से बंधा है, और एक क्लोरीन 4 सोडियम से बंधा है। क्यों क्लोरीन को देखेंगे कितने सोडियम है, 1 2 3 4। जब भी देखेंगे चाहे सोडियम हो या क्लोरीन हो, वो क्या करेंगे, 4 परमाणुओं से, 4 तत्वों से क्या होंगे, आपस में बंधे होंगे। तो ये जो होती है इसी तरह की जालक व्यवस्था बनाते हैं। ठोस क्या होते हैं, उसकी जालक व्यवस्था ये सिरों पर निर्भर होती है, जो सिरों पर स्थित होती है, ये ध्यान देना है। प्रबल अंतरावयविक बलों के कारण, मतलब ये क्या होते हैं, प्रबल अंतरावयविक बलों के कारण ठोस पदार्थ क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। संपीडन का मतलब क्या होता है, जान लीजिए कि संपीडन का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसको हम दबा दें और पुनः वह अपनी अवस्था में आ जाए। मान लीजिए हम गुब्बारे को फुलाए रहते हैं, फूला हुआ गुब्बारा ले लें, हम गुब्बारे में हवा भरे हुए हैं। जब गुब्बारा होता है, जो ये जो गुब्बारे होते हैं, जब इसको हम यहाँ से प्रेस कर देते हैं, जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो गुब्बारा आपका होता है यहाँ से जब प्रेस करने पर ये क्या होता है, यहाँ पे दब जाता है। जब यहाँ से हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है, दब जाता है, और इधर का भाग क्या होता है, हल्का सा उठने लगता है। मतलब ये क्या होता है, दबता है, दब जाता है। जब ये दबेगा तो हम पुनः, जब ये बल यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ तो प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से फिर बल को हम हटा रहे हैं, पुनः यह क्या करेगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो इसका गुण यही हो गया कि किसी वस्तु को अगर हम दबा दे रहे हैं, पुनः वह अपनी अवस्था में आ जा रहा है। तो यह जो क्रिया होती है, यह होती है संपीडन होती है। कि इस तरह की क्रिया क्या होती है, समझ, जैसे स्प्रिंग को लेते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं, दबा देते हैं। स्प्रिंग को जैसे ही दबाएंगे, स्प्रिंग क्या होती है, दब जाती है, पुनः छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपनी अवस्था में वापस चली जाती है। तो जब स्प्रिंग अपनी अवस्था में जो वापस आ रही है, जो इसके अंदर यह गुण पाया जा रहा है, तो जो अपने जो अवस्था में वापस आने का जो गुण है वह क्या है, संपीडन है। संपीडन का मतलब होता है वस्तु को दब जाना, फिर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाना। अब देखिएगा 5वां, ठोसों का विसरण द्रवों व गैसों की तुलना में नगण्य होता है। ठोस का जो विसरण होता है, जो ठोस होते हैं, जो भी ठोस पदार्थ हैं, उसका जो विसरण होता है, मतलब बहना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वो क्या आता है, नगण्य। नगण्य का मतलब ना के बराबर होता है, मतलब समझ लीजिए कि नहीं होता है, इतना समझ लीजिए कि नहीं होता है। अब देखेंगे जो विसरण, मान लीजिए हम किसी बर्तन में, कोई बर्तन हो, उसमें थोड़ा सा छेद कर दें, छेद करने के बाद हम उसमें वाटर जो जल होता है, द्रव को रख दें। मान लीजिए यही आपका है बर्तन, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हल्का सा छेद कर दे रहे हैं, और एक क्या कर रहे हैं, द्रव को यहाँ पर रख, इसमें भर दिए हैं। तो देखेंगे क्या है, द्रव धीरे 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 बाहर निकलना शुरू कर देगी। धीरे धीरे द्रव क्या होगी, बाहर आ जाएगी। गैस को रखेंगे, गैस भी क्या करेगी, धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, या कि बाहर चली आएंगी। ये दो चीज़ें बाहर तो आ जाएंगी, लेकिन अगर इसी में ठोस को रख दे, क्या ठोस बाहर आएगा, वो कभी नहीं आएगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। किसी पात्र में हम किसी या द्रव या गैस को रखेंगे तो उसका विसरण हो जाएगा, लेकिन ठोस का विसरण नहीं होता है, इसीलिए उसका नगण्य लिखा गया है। अब देख लीजिए 6वां, एक गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं। देखिए कुछ ठोस फैलते ही नहीं है, कुछ फैलते हैं, ये आप लोगों के दिमाग में होगा कम फैलते हैं। अरे कुछ ठोस फैलते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत अधिक ताप देने पर आपके बहुत से ठोस फैलते हैं, लेकिन कुछ एकदम फैलते ही नहीं हैं, ये दिमाग में रखिएगा।
उसके प्रकार, ठोस के प्रकार उस तरह से देखेंगे तो आपके कई प्रकार से देखेंगे मिलेंगे। लेकिन अब ठोस के अगर प्रकार देखा जाए और किसके घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो उसके घटक कण होते हैं, जो भी उसके कण होते हैं, उसकी व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ये अमोर्फोस सॉलिड्स है। अब क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा देखनी है तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा एकदम जनरल होती है। क्या होती है कि जब हम इसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी ज्यामितीय आकृति जो निश्चित होती है और इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। दोनों के स्ट्रक्चर बनाकर समझा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको एक एग्जाम्पल समझाए थे। पीछे इस एग्जाम्पल को समझाए हैं, इसकी देखेंगे ये जो आकृति हो रही है ये क्या है, आपकी निश्चित है, क्योंकि इसके जो घटक कण हैं ये निश्चित रूप से व्यवस्थित हैं। और इसके जो घटक कण होते हैं, जैसे झुंड होता है, भीड़ का लगना, आप देखेंगे जैसे भीड़ का लगना, भीड़ जैसे लगती है, देखते ही हैं, जो भीड़ लगती है उस भीड़ को हम देखना है। जैसे कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, किसी मार्केट में बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो तो निश्चित रूप से खड़े नहीं हो रहे, कोई कहीं और खड़ा हो रहा है, कोई कहीं और खड़ा हो रहा है, मतलब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर भीड़ लगा रहे हैं, उस तरह की जो संरचना बनेगी, जो आकृति बनेगी, जो ज्यामिति बनेगी, वो आपकी होगी अक्रिस्टलीय होगी। और जैसे स्कूल कॉलेजों में प्रेयर कराया जाता है, प्रेयर कराते समय क्या करते हैं, या परेड के समय जो लाइन से एक व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, खड़ा कर होते हैं। जब एक व्यवस्था में लोग खड़े हो रहे हैं, मतलब एक लाइन में, एक सीध में एक निश्चित व्यवस्था हो रही है, उनका एक निश्चित क्रम है, उस व्यवस्था में जब खड़े होंगे तो उस तरह की जो आकृति, जो संरचना बनेगी वह आपकी जो होगी क्रिस्टलीय ठोस होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगी उसकी जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी, आपकी निश्चित होगी। कि जैसे एक के पीछे एक क्रम में खड़ा होना, एक के पीछे एक करके एक क्रम में लोग खड़े हो रहे हैं, यह जो व्यवस्था होगी, यह जो आपकी होगी एक निश्चित होगी। और बिना क्रम का खड़ा होना मतलब इकट्ठा कर जुट जाना, भीड़ लगा देना। जब इकट्ठा लोग जुट के भीड़ लगा दे रहे हैं, कोई इसी का निश्चित नहीं है कौन कहाँ खड़ा है, जब निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कौन कहाँ कैसे खड़ा होगा, कैसे नहीं खड़ा है, तो इस तरह की जो संरचना होगी वो अनिश्चित ज्यामिति होती है। देखना है आपको अगला टॉपिक जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर एकदम सिंपल सा है, आपको तीन देखने, इसके गुण के आधार पर देखना है। किसके आधार पर देखना है, इसके गुण के आधार पर। तो पहला क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस देख लीजिए। पहला क्या, आकृति। आकृति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित और नियमित होती है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होगी वो निश्चित होगी और नियमित रूप से होगी, और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित और अनियमित होती है। अभी जस्ट पीछे बताए थे हम। अवयवों की कणों की व्यवस्था, इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है और इसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। ये भी पीछे बताए, क्योंकि इसका बताए थे कि NaCl ये व्यवस्थित रूप से होते हैं, एक जो क्या होते हैं भीड़ लगाते हैं, मतलब ये एक झुंड में होते हैं। इसमें दोनों चीज आ रही है, आकृति भी मिल जा रही है जो ज्यामितीय व्यवस्था भी मिल जा रही है, क्योंकि आकृति एक ऐसे देख ले रहे हैं, इस तरह आकृति बनी है, इसकी आकृति कोई निश्चित ही नहीं है, क्योंकि एक लोग यहाँ खड़े हैं, कोई यहाँ के, यहाँ अलग अलग लोग खड़े जा रहे हैं। तो जब एक झुंड लगा दे रहे हैं तो उसकी कोई आकृति नहीं बन सकती, ना ही कोई इसकी ज्यामिति बन सकती है, इसीलिए अनिश्चित और अनियमित होती है। गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि हम किसी भी ठोस को अगर हमारा क्रिस्टलीय है तो उसको अगर हमको गलाना होगा तो क्या करेगा, उसका गलनांक जो होगा निश्चित रूप से किसी एक तापमान पर स्थिर रहेगा। हाँ, इतने तापमान पर गलेगा। जैसे लोहे को हमको गलाना हो, लोहे का तापमान निश्चित होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे तो ये आपका गलने लगेगा। और जो एक क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि रबड़ होता है, रबड़ को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, वो क्या करता है, पिघलता रहता है। जो जल एक तरफ से क्या होता है, पिघलता रहता है, एक तरफ से गलता रहता है, गलेगा जलेगा, गलेगा जलेगा, मतलब कुछ भाग उसका ठोस होता है, कुछ भाग द्रव में बदल जाता है, कुछ गैस में बदलता रहता है। तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, कुछ भाग द्रव में रहेगा, कुछ ठोस में, और कुछ जो होगा आपका वो गैस में परिवर्तित होगा, क्योंकि जो ठोस भाग होगा फिर द्रव होगा फिर गैस होगा, जो भाग जलता है वो गैस में परिवर्तित करता है,
जो आपका पिघलता है वो जो होता है वो द्रव में बदलता है, और जो भाग बचा रहता है वो आपका ठोस होता है। इसीलिए रबड़ जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है, गलनांक क्वथनांक क्या होती है, अनिश्चित होती है। और जो अभी आपके उस तरह से होते हैं पदार्थ, उसकी क्या होती है, निश्चित होती है। विदलन का मतलब होता है जैसे हम इसकी सतह से लिया जाता है। जैसे हम विदलन में क्या है, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को हम किसी भी धारदार चाकू या कोई औजार हो जो भी धारदार हो, उसकी धार बहुत तेज हो, अगर उससे हम उसको काटेंगे तो उसकी जो सतह होती है, जो भी सतह रहेगी, लीजिए हमारी कोई ठोस है उसको हम यहाँ से काट रहे हैं, तो इसकी जो सतह होती है काटने के बाद ये जो सतह मिलती है या क्या होगी, एकदम मुलायम होगी, चिकनी होगी। और इसकी आग की स्टिली कैसी थी, खुरदुरी होती है, मतलब काटने के बाद भी इसकी सतह कैसी रहेगी, खुरदुरी रहेगी। और दैशिकता मतलब ये कैसी होती है, विषमदैशिक प्रकृति होती है, इसकी समदैशिक होती है। देखिएगा ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, विषमदैशिक क्या होती है और समदैशिक क्या होता है। विषमदैशिक जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ले रहे हैं, और यहाँ पर झुंडनुमा बना दे रहे हैं। अब देखिएगा एक विषमदैशिक क्या होती है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से काट दे रहे हैं या हम यहाँ से इस तरह काट दे रहे हैं, तो हमारा क्या देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, हम इस भागों में इस तरह हम काट दे रहे हैं, तो इसकी जो दिखने जो इसकी संरचना हो जा रही है अलग अलग हो जा रही है। इसकी देखेंगे कुछ हो गई, इसकी कुछ और है, संरचना अलग हो जा रही है। मतलब इसको देखने में ये क्या हो रहा है, हमको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और इसको हम कहीं से भी काट दें, कितने भी भागों में काट देंगे, इसकी जो आपको जो दिखाई देगी आपकी भीड़ हुई दिखाई देगी। क्योंकि हम भीड़ कोई भी झुंड होता है उसको हम कई भागों में भले से बांट दें, वो आपका छोटा हो जाएगा, क्योंकि झुंड तो झुंड ही दिखाई देगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन एक क्या करेगा, आपका संरचना बदल देगी। इसीलिए ये कैसी होती है, विषमदैशिक होती है, कैसी होती है, समदैशिक। क्योंकि इसको देखने की जो क्रिया होती है विषम रूप से हो जाती है, इसकी क्या होती है, समान रूप से दिखाई देता है। ये हमको विषम रूप से अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। क्योंकि झुंड तो आपका झुंड ही दिखाई देगा, झुंड में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। जो भी झुंड होगा आपको देखेंगे भीड़ तो भीड़ ही दिखाई देगा। आप कोई लाइन एक लगा दे रहे हैं, उसी लाइन को हम कई भागों में तोड़ दे रहे हैं, तो हमको क्या देखी, वो हमको अलग अलग दिखाई देगी, मतलब वो हमको डिफरेंट दिखाई देने लगेगी। और भीड़ क्या है, भीड़ तो आपको उसी तरह दूर से देखेंगे चाहे नज़दीक से दूर से देखेंगे या नज़दीक से देखेंगे, कहेंगे तो भीड़ लगी है, केवल उसी तरह तो है जिस तरह पहले था, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन इसको हम तोड़ दे रहे हैं तो इसमें कहेंगे हाँ ये इसमें बहुत सी चेंजिंग हो गई, बहुत से परिवर्तन हो गए हैं। क्योंकि ये तो हमको निश्चित था ना कि ये आकृति है, जब ये आकृति है तो ये हमको क्या लगा रहा है, बहुत निश्चित हो जा रहे हैं। मतलब ये तो हम अलग अलग हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ये सीधा हो गया, ये आपको दिखाई देगा। लेकिन इसमें आपको कुछ डिफरेंट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आप कितने भी भागों में तोड़ेंगे भीड़ आपकी फिर इसी तरह भीड़ की तरह इकट्ठी हो जाएगी। धन्यवाद। अब फिर कुछ अगले इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ाया जाएगा।